to the level of corruption that we see in public life, but I must say with the greatest anguish and pain that discrimination against the girl child continues. Atrocities on women both in urban and rural India are a blot on our collective conscience and a matter of great shame. हमको अगर सब्सिडी का बिल कम करना है तो इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि कम से कम गरीब और कम से कम मिडिल क्लास को ये नुकसान पहुंचे। संजय जी, उचित समय है राहुल के लिए अभी? बिल्कुल उचित समय है। राहुल गांधी जी कोई बड़ी जिम्मेदारी लें और हम सबका जो है उस जिम्मेदारी के साथ हम सबके नेतृत्व को और मजबूत तरीके से करें। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस देश में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए नीतियां बना रही है। देश कांग्रेस के क्रियाकलाप की वजह से चिंतित हो रही है, इस विषय पर उसको ज्यादा चर्चा करना चाहिए। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। जाहिर है चिंता 2014 की है जब आम चुनाव होने हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 2013 के अंत में भी चुनाव हो सकते हैं। केंद्र में 10 साल के शासन के दौरान पार्टी की चमक फीकी पड़ी है, ये कांग्रेस भी समझती है। महंगाई, घोटाले, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये सब बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं। इन सब के लिए हजार वजहें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन जवाबदेही अंत में सरकार की ही होती है। और जब 9 साल तक कोई पार्टी सत्ता पर काबिज हो तो गुस्सा उसकी तरफ होना लाजमी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, महिलाओं के खिलाफ अपराध शर्मनाक है, डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, मध्यम वर्ग को डिसइल्यूजन नहीं होने देना है। लेकिन ये सब समझने के बाद भी सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि कांग्रेस 2014 तक ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी इमेज बेहतर हो। हमारे आपके जैसे कई लोग मानते हैं कि सरकार जितना कर सकती है उतना भी नहीं करती। एक परसेप्शन की भी बात हो सकती है और उसकी राह आसान करता है विपक्ष, क्योंकि खुद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि अब राहुल को कमान संभालना चाहिए। देश का 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है और 40% 13 से 35 साल के बीच। ऐसे में उसकी चिंताओं को, उसकी आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को क्या कोई भी राजनीतिक दल समझ रहा है? दिल्ली गैंगरेप के बाद रायसीना हिल्स पर जंतर मंतर पर जो युवा खड़ा था, उसे क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई कनेक्ट महसूस हुआ? कई ऐसे मुद्दे हैं और फैक्टर्स हैं जिनका असर आम चुनावों पर पड़ेगा और इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे और अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा हम करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ विनोद शर्मा मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। परंजॉय गुहा ठाकुरता हमारे साथ हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर दावे जो हैं बड़े आर्थिक सुधारों के किस हद तक जा रहे हैं। हरीश रावत हैं हमारे साथ, जयपुर से जुड़ रहे हैं, वहाँ पर जयपुर में चिंतन शिविर में वो भी शामिल हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं वाटर रिसोर्सेज के लिए। सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, नेता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगी कुछ देर बाद। लेकिन सबसे पहले हम हरीश रावत जी आपके पास आना चाहेंगे। आप वहाँ पर चिंतन शिविर में मौजूद हैं, काफ़ी बातें आज भी हुई होंगी, हालांकि कल भी चलेगा ये चिंतन शिविर। पिछले 9 सालों में क्या आपको लगता है जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से सोनिया गांधी का हमने भाषण सुना जो आप लोगों को उन्होंने बताया और जिस तरह की चीज़ें, सलाहें दी, क्या लगता है कि एक एहसास है पार्टी के अंदर टॉप लेवल पर कहीं ना कहीं कि अभी के वक्त में आम जनता में डिससैटिस्फैक्शन, डिस्कनेक्ट सरकार से बहुत ज़्यादा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस में इस तरीके के चिंतन शिविर पहले भी होते रहे हैं और सोनिया जी के ही कार्यकाल में यह हमारा तीसरा चिंतन शिविर है, और जिसमें हमने जो समसामयिक परिस्थितियां हैं उनका भी विवेचन करते हैं और आगे का एजेंडा तय करने का भी काम करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम 9 साल लगातार सरकार चलाने के बाद कहाँ हम अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण देश को मजबूत कर पाए हैं, कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ छिद्र रह गए हैं, उसको भरने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, आगे के लिए क्या एजेंडा देश के सामने हमको रखने की ज़रूरत है, इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सोनिया जी ने अपने भाषण में हमारा रोड मैप 5 बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें
आज का सवाल भी है जिसको कादम्बिनी जी अभी आपने उठाया कि जो नई जनरेशन है उसके साथ किस तरीके से अपने को कनेक्ट किया जाए, उसकी भावनाओं को, उसके एस्पिरेशन को समझ करके हम किस तरीके से अपनी नीतियों का निर्धारण करने का काम करें। महिलाओं के साथ देश की आर्थिक तरक्की के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं जो देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति है, उसमें हम महिला सशक्तिकरण के एक व्यापक सवाल पर किस तरीके से इस सवाल पर भी रावत जी हम आएंगे, इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन जो डिस्कनेक्ट है वो आज साफ तौर पर आपके नेता ने बोला है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, लंबे समय से कांग्रेस को देख रहे हैं। विनोद शर्मा जी, जो चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं हरीश रावत जी की, पहले भी होता रहा, 98 में हुआ है, 2003 में हुआ है, लेकिन कांग्रेस के बारे में यह भी माना जाता है कि जो कुछ भी इस चिंतन शिविर से निकल कर आता है उसे डंप करने के लिए बड़ा नोटोरियस है। लेकिन इस बार खुद उनकी लीडर कह रही हैं कि बाकी चिंतन शिविरों से अलग है, यहाँ पर नए जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन कुछ चीजें स्किप करने के बावजूद वो एक जो डिस्कनेक्ट की भावना है वो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंची है। देखिए, अगर आप नज़र दौड़ाएं अपने देश में और अपने देश के आसपास, तो जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें और जो नई क्रॉप है लोगों की, वोटर्स की, उसमें डिस्कनेक्ट है। कल हमने इस्लामाबाद में देखा कि इतना बड़ा हुजूम था और वहाँ की सरकार उन लोगों, कादरी साहब के पास आई, उनसे बातचीत की। उसी तरह का ये रेप्लिकेशन था जो हमारे देश में पिछले बरस हुआ जब अन्ना हज़ारे साहब सड़क पे उतरे या बाबा रामदेव सड़क पे उतरे। मैं कोई उनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप्स लोगों की कसौटी पे खरी नहीं उतरती हैं तो फिर सिविल सोसाइटी जो होती है वो इंटरवीन करती है, और सिविल सोसाइटी का इंटरवेंशन जो होता है वो ज़्यादा भाव विभोर होता है, पैशनेट होता है, क्योंकि वो झेल रहा होता है वो चीज़। सीधी बात है, क्योंकि सिविल सोसाइटी जो है मुद्दा सही पकड़ लेती है, बीमारी सही पकड़ लेती है, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज जो उसके पास होता है वो शायद संयम वाला इलाज नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों का सम्मिश्रण की जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर है वो रिफ्लेक्ट करे और जो सिविल सोसाइटी है वो एजिटेट करे। इन दोनों का जो ब्लेंड है मैं ये समझता हूँ कि वो देश के लिए अच्छा है। और इसी के चलते अगर कांग्रेस पार्टी चिंतन कर रही है, ये हो सकता है कि आप और मेरे में बहस हो सकती है कि देर से कर रही चिंतन या बहुत सारी गलतियां करने के बाद कर रही है चिंतन, लेकिन सच्चाई है कि चिंतन कर रही है। और उसी तरह से अगर सिविल सोसाइटी एजिटेट कर रही है तो मैं इन दोनों प्रक्रिया जो है उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस देश को एक ऐसा एंटीडोट मिले जो इसकी बीमारियों से इसको निजात दिलवाए। और सच्चाई ये है कि जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर होता है उसको झुझोड़ते रहना चाहिए। अगर वो लंबे समय तक सो जाएगा तो फिर वो कुंभकर्ण कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ पर झंझोड़ते रहना चाहिए एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को। इस चीज़ पर हम सवाल ये भी पूछना चाहते हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह के पास हम आएंगे इस सवाल के लिए कि आखिर विपक्ष ने ठीक से क्यों नहीं झंझोड़ा है अभी तक। लेकिन उसके पहले, और रंजना जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, रंजना कुमारी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से। आज सोनिया गांधी ने कहा है कि जिस तरह से डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर सरकार ने इन 9 सालों में क्या कुछ किया। जो अभी जो हादसा हुआ है उसके बाद तो खैर काफी कुछ होता नजर आ रहा है, लेकिन उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले हम परंजोय आपसे जानना चाहेंगे, आज पूरे भाषण में हमने महंगाई नाम की चीज कहीं नहीं सुनी। यही तो सबसे आश्चर्य बात है। सोनिया जी ने बहुत कुछ कहा मगर जो नहीं कहा यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और कल ही सरकार ने कहा कि हाँ डीजल का कीमत बढ़ने वाले हैं। हाँ, ये भी कहा कि वो सब्सिडाइज जो रसोई गैस का सिलेंडर बढ़ जाएगा। मगर ये मैं समझता हूँ ये सरकार ये 9 साल में इसका सबसे बड़ा कमियां क्या है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कमियां ये है कि सरकार मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया। और खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ा, ये आज सरकार खिलाफ आम आदमी और सिर्फ मध्य वर्ग नहीं, गरीब लोग क्यों ना खुश है, यही सबसे बड़ा कारण ये है।
आप अगर देखेंगे ये 9 साल में ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न का चीज दुगना, एक समय 3 गुना बढ़ गया। इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है? गरीब के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ते हैं। दूसरा बात यह देखिए, ये तो आत्मचिंतन करना तो बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और अभी चुनाव आ रहे हैं, इस तो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी इन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वी आर द ओनली pan-Indian party, the only political party with a visible and vibrant position in every village, in every basti, in every mohalla of the country. असली सवाल यह है कि उन्होंने खुद बोला थोड़ी देर के बाद कि उनका पार्टी के लोग बोला, उत्तर प्रदेश में जो है, गुजरात में जो, तमिलनाडु में है, जहां कांग्रेस बहुत साल से क्षमता में नहीं है, बोला बीइंग इन पावर इज नॉट द सोल पर्पस बट इट डज एडवर्सली अफेक्ट आवर मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। नहीं, असली बात है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु है। आप इसमें बिहार भी ले आइए, मध्य प्रदेश भी ले आइए, छत्तीसगढ़ ले आइए, वेस्ट बंगाल ले आइए और इकट्ठा कीजिए और आप देखेंगे कि आज कांग्रेस भारतवर्ष में बहुत सारे 28 राज्य में सबसे बड़े बड़े राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जाते हैं, सारे राज्यों में कमजोर हो गए, बहुत ही कमजोर हो गए। और ये भी बहुत चिंता का विषय है। आज सरकार अपना, चिदम्बरम जी, मनमोहन जी, सरकार का वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही चिंतित है। फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, बहुत ही चिंतित है। मगर आम आदमी का उनका जो बजट डेफिसिट चल रहे हैं, उनका जो गृहिणी का जो बजट का जो घाटा चल रहे है, मैं समझता हूं पता नहीं इतना चिंतित क्यों नहीं है। और क्यों आज सोनिया जी ने एक शब्द भी नहीं किया मुद्रास्फीति के ऊपर। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, आप प्रमुख विपक्ष हैं और जिस तरह की बात परंजोय कह रहे हैं कि महंगाई जो है, जिसका हम उम्मीद कर रहे थे कि सोनिया गांधी कुछ बोलेंगे इस पर, क्योंकि आत्मचिंतन हो रहा है, चिंतन शिविर है, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आगे कुछ इकोनॉमिक रोड मैप भी शायद कुछ नजर आना चाहिए था, कुछ हद तक कुछ संकेत ही नजर आना चाहिए था। लेकिन आखिर आपसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इतनी निश्चिंत क्यों है? क्या आपके कारण इतनी निश्चिंत है? देखिए कादम जी, ये चिंतन शिविर था, ये बन गया चिंता शिविर। चिंता होनी चाहिए थी जिसके बारे में अभी आप लोगों ने बात करी, महंगाई के दर कैसे कम करें, आम आदमी को नौकरी कैसे ज्यादा मिले, इस देश की जीडीपी कैसे ज्यादा बढ़े, किसानों की जो समस्या है उसके बारे में चिंता करें। मगर अभी शाम होते होते जब मैं देख रहा हूँ हर टेलीविजन चैनल, उसमें चिंता जो है वो इन विषयों पे नहीं है। चिंता यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग अब कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सिद्धार्थ सिंह जी, आपसे कहा मैंने राहुल गांधी के बारे में पूछा, आपसे तो सीधा पूछा कि कांग्रेस इतनी निश्चिंत क्यों है जब इतनी सारी समस्याएं खड़ी, क्या आपके कारण है ये निश्चिंता? नहीं, हमारे आपकी एक तो पूरी आवाज नहीं आ रही मुझे, फिर से आप कहीं प्रश्न पूछना चाहें तो। मगर राहुल गांधी पे अब ज्यादा चिंता हो गई, मगर आप अपना प्रश्न फिर से पूछ लें। नहीं, तो मेरे को थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस काफी है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब इतनी समस्याएं सामने हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, जितना जैसा कि परंजोय ने बताया, या फिर जो बाकी समस्याएं हैं सामाजिक, जो खुद सोनिया गांधी ने बोला अपने भाषण में, इतनी सारी चिंताओं के बावजूद कांग्रेस क्यों निश्चिंत दिख रही है? क्या ये विपक्ष के कारण है? क्या मुझे नहीं लगता है विपक्ष में? मुझे कादम्बनी जी पता नहीं, आपने शायद या तो उनका पूरा भाषण नहीं सुना या कांग्रेस के जितने नेता उनका प्रवचन नहीं सुना। उन लोगों ने कहा है, खुद एडमिशन किया है कि हम लोग को नए अलाइज ढूंढने पड़ेंगे। आज जो इनके अलाइज हैं उसके आधार पे ये आराम से बहुमत में रहते हैं। वो आपने देखा एफडीआई का मसला हो या कहीं भी हो, कहीं नए अलाइज ढूंढने पड़ेंगे। तो इन लोगों को चिंता इस बात की सता रही कि कांग्रेस के नंबर भी कम होंगे और इनके अलाइज भी कम होंगे। तो ये जो उनको ये नहीं है निश्चिंत बैठे हैं भाजपा, तो जब इन लोग कम होंगे तो भाजपा बढ़ रही होगी, भाजपा को नए अलाइज भी मिल रहे होंगे, तो इनको इस चीज की चिंता है। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं उसमें मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। अच्छा, आप मेरे साथ सहमत नहीं है? वैसे जेडीयू से आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो बात अलग है। हिमाचल में चुनाव भी अलग मुद्दा है, हम वापस आएंगे इस पर। जेडीयू से नहीं, ना। देखिए, स्वीपिंग एक स्टेटमेंट डाल के भ्रमित करके आप मत आगे बढ़िए। आपको मैं यहीं पे रोकूंगा ना, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। हाँ, तो सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी ने पिछले साल
नवंबर 2012 में खुद कहा था कि हर प्रवक्ताओं को मैं निर्देश दे रहा हूं कि वो अपना कंट्रोल रखें, जो ऐसी कोई बात ना करें जिससे ये दूरियां दिखने लगे भाजपा और जेडीयू के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है कि एनडीए डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और इसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गडकरी जी सार्वजनिक रूप से 10 जगह बोल चुके हैं, और यही चीज आपके जेडीयू के शरद यादव जी भी बोल चुके हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात हमने सुन ली। अब हम रंजना कुमारी जी के पास जाना चाहते हैं। आपके पास दोबारा आएंगे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आपके पास दोबारा आएंगे। रंजना जी के सामने हम जाना चाहते हैं। रंजना जी, एक चीज जो पिछले कुछ दिनों में जो हमने दिल्ली में देखा, देश में देखा, जब यहाँ गैंगरेप का इंसिडेंट हुआ उसके बाद जिस तरह से युवा सड़क पर थे, लगातार आप देखते रही हैं, बरसों से आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती रही हैं, जो एक डिस्कनेक्ट था, जो एक अविश्वास था पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस के लिए या सिर्फ सरकार के लिए, लेकिन हर पार्टी के लिए, किसी को भी उन्होंने घुसने तक नहीं दिया वहां पर। ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं क्योंकि 9 साल तक यूपीए गवर्नमेंट रही है सत्ता में, क्या उनका फेलियर है या एक के बाद एक जो सरकारें आती गई हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सबका एक कलेक्टिव फेलियर है? कादम्बरी, जहां तक उस घटना का सवाल है, ये निश्चित तौर पर लीडरशिप का क्राइसिस दिखाई पड़ा, लीडरशिप का फेलियर दिखाई पड़ा। आज जो 2 बातें सोनिया गांधी के भाषण में आई, उसमें जो चिंता उन्होंने इंगित की वो तो बिल्कुल ठीक है कि मिडिल क्लास, यूथ, दलित जो देश के और बाकी तमाम महिला वर्ग, इनका डिसएंगेजमेंट इस समय निश्चित तौर पर यूपीए की सरकार के साथ दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे कारण है, और मुझे लगता है उससे भी भारी की चिंता का विषय ये है कि सोनिया जी के साथ भी डिस्कनेक्ट पार्टी का दिखाई देता है, क्योंकि बार बार सोनिया जी महिला और जेंडर के इश्यू को पार्टी में उठाना चाहती हैं, बार बार वो सवाल आते हैं, बार बार उन पर चिंता व्यक्त की जाती है। और मुझे लगता है जहां तक आपने बताया 2003 के बाद 10 साल के बाद फिर से चिंतन शुरू हुआ तो जेंडर की याद आ गई और महिलाओं के बारे में। लेकिन मैं आपको 3-4 तथ्य बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि जो महिला मंत्रालय है, महिला मंत्रालय में जो महिला वाला जो अंग है, उसका बजट आज प्लानिंग कमीशन ने 11,500 करोड़ से लगभग काट के 9,000 कुछ करोड़ कर दिया। 2-2,500 करोड़ रुपए उसमें से काट के उन्होंने अलग कर दिए। डोमेस्टिक वायलेंस पर एक कानून बनाया। आज तक महिलाएं, हम लोग सब कहते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर से पिछले लगभग 1 महीने से हम समय मांग रहे हैं, वो समय नहीं देते हैं इस बात को। और मैं अकेले नहीं, तमाम महिला संगठन, कि भाई आपने कानून तो बना दिया, लेकिन कानून उसी तरह से लचर है जैसे रेप का लॉ लचर है, जिसकी वजह से आज देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई। कृपा करके हमसे बात करें। हमने एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम बनाई है, और हम लोगों ने नहीं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बनाई है। वो महिला मंत्रालय को भेजेगी, उस स्कीम को देखने की किसी को उनकी सरकार में फुर्सत नहीं है। उसके बाद अब आगे सुनिए कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 16 साल से लंबित है। सोनिया जी लगातार, अभी मेरे पास 2.5 महीने पहले की उनकी चिट्ठी लिखी हुई रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रायोरिटी एजेंडा है। सेशन पूरा निकल गया, बजट सेशन आने वाला है, राज्यसभा में पास हुए बिल को लोकसभा में लाने का की जो ताकत है वो सरकार के अंदर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं, और उनकी पार्टी शायद नहीं चाहती है, भले ही सोनिया जी चाहती हो। तो जो डिस्कनेक्ट है वो लीडरशिप सोनिया जी और उनकी पार्टी के लोगों में है। पार्टी के उसके बाद देखिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल है, ये बिल जो सेक्सुअल असॉल्ट का बिल है, जिसकी वजह से पास नहीं किए, तो आप देखिए सारे मामले। और दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, महिला आयोग है, जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है, जो तमाम इस तरह के इंस्टीट्यूशन है जिनको की एक शिला की तरह एडवोकेसी के लिए खड़े होना चाहिए, उनको इन्होंने बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया है। वहां पर जिस तरह के नेतृत्व दिया है, जिस तरह की सदस्यता दी है, चाहे वो दिल्ली का महिला आयोग हो, देश का महिला आयोग हो, आप देखिए कि किस तरह से उनके अंदर क्षमता ही नहीं रह गई है कि वो महिलाओं के पक्ष में कुछ जानदारी से बोल सके। आप खुद देखिए वही हाल महिला मंत्रालय का है, तो सोनिया जी का डिस्कनेक्ट उनकी पार्टी से है, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। हरीश रावत जी, जो रंजना कुमारी कह रही हैं, कहीं ना कहीं इस बात में दम है, क्योंकि बार बार ये चीज उठती रही है। और एक चीज जो बार बार शायद आपसे पहले भी पूछा गया होगा, कई पत्रकारों ने आपसे पूछा होगा कि एक बहुत बड़ा मौका था जब राहुल गांधी और जो नया जनरेशन है कांग्रेस का, वो सामने आकर लोगों से जुड़ता, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिखर गया, वो मौका हाथ से निकल गया। क्यों?
देखिए, पहली बात तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों की घटनाओं से कांग्रेस बहुत व्यथित है और ये बहुत शर्मनाक है और उसके लिए हम हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में मैं रंजना जी को एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि पूरी पार्टी इस मामले में सोनिया जी के साथ है। सोनिया जी ने पूरी पार्टी तो महिला आरक्षण आवाज विधेयक, हरीश रावत जी महिला आरक्षण विधेयक क्यों नहीं पास करते हैं? सोनिया जी बार बार कहती हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए और यूपी की सरकार इसको करवाएगी। तो हरीश रावत जी आप वायदा करते हैं कि आप पास कराएंगे इस सरकार के समय काल समाप्त होने के पहले? हमको इस बात का अफसोस है कि संसद में जो वातावरण बना दिया गया है उस वातावरण को देखते हुए रावत जी सुनिए, रावत जी ये सारी चीजें हरीश रावत ये सारी चीजें हम सुन चुके हैं, ठीक है। आज सोनिया गांधी के भाषण में भी हमने सुना कि वो काफी परेशान है, सब ठीक है, लेकिन जो आपके यंग नेता है वो सामने क्यों नहीं आए? कहा गया कि महिला के बारे में कांग्रेस अध्यक्षा ने महंगाई पर चिंता नहीं है, कांग्रेस देश की आर्थिक हालत के विषय में चिंतन नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, ये चिंतन का एक प्रमुख विषय है और आप जब EICC को कांग्रेस अध्यक्षा संबोधित करेंगे आप उसमें उनका मार्गदर्शन। रावत जी हम आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं। रावत जी आप सवाल से भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, हमने जो आपसे पूछा है उससे भटक रहे हैं। मैसेज नहीं जाना चाहिए कि रावत जी सवाल से आप सवाल जो हमने पूछा है उससे आप भटक गए हैं। का बढ़ता हुआ बोझ है उससे सरकार भी चिंतित है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप भी चिंतित है। रावत जी आपसे जो सवाल पूछा है उसका सीधा जवाब चाहिए। रावत जी आपसे जो सवाल पूछा है उसका सीधा जवाब चाहिए कि आखिर कोई भी यंग लीडर क्यों नहीं सामने आया? क्या आपको लगता नहीं है कि मौका गंवाया गया? मैं कादम्बरी जी उसी पर आ रहा हूँ। विनोद जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो सोशल ग्रुप्स हैं उनकी अपनी भूमिका है, हम उनको एक प्रकार का कैटलिस्ट मानते हैं इन तरीके के सामाजिक इश्यूज के मामले में, हम उनकी भूमिका को सलाम करते हैं। लेकिन सामाजिक ग्रुप जब कैमोफ्लेज मैनर में आते हैं, ढक करके आते हैं राजनीतिक एजेंडे को लेकर के, तब कहीं कहीं पर कंफ्यूजन होता है। जो ये यहाँ कंफ्यूजन पैदा हुआ रायसीना हिल पर लेकर के, तो इधर जिस तरीके से कुछ सोशल ग्रुप्स ने बात को सोशल ग्रुप की आड़ में राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया, तो प्रारंभ में हम थोड़ा सा संदेह में रह गए। इसीलिए हमने इस बात को पूरी पार्टी के सारे लोगों ने स्वीकार किया कि हम इमीडिएटली उनके तत्काल ही उनके साथ अपने को कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, विनोद जी से पूछते हैं। हरीश रावत जी एक मिनट, चिंतन शिविर पर गंभीरता से विचार हो रहा है। विनोद जी की बात आपने की है, विनोद जी ने ये बात बोली है कि ठीक है, लेकिन विनोद जी आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी या जितने भी यंग इनके नेता थे सबके पास एक मौका था कि वो लोगों से बात करते? ये बात मुझे अजीब से लगती है कि थोड़ा डर था कि ये अलग सोशल ग्रुप से, डर था कि ये था। सरकार डरती भी है। देखिए ऐसा है, सरकारें ही डरती हैं। जब जनता खड़ी हो जाती तो सरकारें डरती हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँ कि ये जो आपका जो डिस्कशन है ये थोड़ा सा मेरे लिहाज से प्रीमेच्योर है, क्योंकि जो सोनिया गांधी की स्पीच है वो एक बेस पेपर है फॉर डिस्कशन, वो फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप हम सबको बुलाएंगे जब जयपुर डिक्लेरेशन निकलेगी और उस पर फिर हम लोग निर्भीक होकर एनालिसिस करेंगे। चिंता है, हम वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने बेस पेपर के बेसिस पर कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। ये कहीं अगर देखिए, अगर कहीं कोई सेमिनार भी होता है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस भी होती है, मेरी तो उसका सीधी नहीं, आप मुझे अब इंटरप्ट मत करें, मैं कुछ और कह रहा हूँ। इस अभी डिस्कशन में मुझे एक सुनाई दी बात कि 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है उस पे एक राय नहीं बन पाई। रंजना जी ने बात कही, ये अलग चीज नहीं है। इट्स वेरी मच यू अलाउड समबडी टू होल्ड फोर्ट ऑन दैट। व्हाट आई एम सेइंग, इसकी कुछ इश्यूज जो हमारे पार्लियामेंट के सामने आते हैं या हमारे समाज के सामने आते हैं वो बायपार्टिसन इश्यूज हैं। उसमें अगर आप ये कहें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द गवर्नमेंट इन पावर, रिगार्डलेस ऑफ विच गवर्नमेंट इज इन पावर, उसको भूल जाइए आप। ये मैं देख रहा हूं जनता दल के जमाने से। आप देखिए, फाड़ के
प्रधानमंत्री के मुंह पे फेंक दिया गया वो बिल, उसके बाद भी लाया गया, राज्यसभा में पारित हो गया। लेकिन अगर इसको लोकसभा में पारित हो रहा है रंजना जी, तो आई होप यू विल एग्री दैट इट्स अ बायपार्टिसन लेजिस्लेशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट हाउ कम लेट मी इस वक्त में नो लिसन, आई एम सॉरी जी रंजना जी, इस वक्त मैं विमेंस बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। ये बात उन्होंने एक मुद्दा उठाया, एक चीज आपने ये आप गलत बात कर रही हैं। इफ यू वांट दिस लेजिस्लेशन टू बी पास्ड, देन यू मस्ट हैव, नहीं ठीक है, देखिए सुनिए, अगर ये लेजिस्लेशन पास होनी है तो इस लेजिस्लेशन पर पार्लियामेंट के बाहर भी चर्चा जो हो रही है उसको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, और हमको प्रेशर सरकार पे पहले और विपक्ष पे उसके बाद में बराबर का लाना पड़ेगा ताकि ये बिल पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में पास हो गया है, दोनों ने मिलकर पास किया, उस वक्त भी बहुत खतरा था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गिलास तोड़ दिया था और अपनी वो धमनियां काटने पर उतर आया था वो। हाँ सर, इस मुद्दे से आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं दूसरे मुद्दे पे जाना चाहती हूँ जी। हाँ इस विषय के ऊपर एक मिनट सिद्धार्थ नाथ जी, एक मिनट। हाँ रंजना जी एक मिनट, मैं पहले परंजोय से बात करूँ। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मैं परंजोय की बात सुनना चाहती हूँ अभी। नहीं नहीं, विमेंस रिजर्वेशन पे ये बहस नहीं है, एक मुद्दा आया, ठीक है, हमने उसको टच किया, उस पर बात किया, अब दूसरे मुद्दे पर जाना चाहते हैं। एक मिनट सिद्धार्थ नाथ जी, एक मिनट, रंजना जी एक मिनट, घूम रहे हैं मुलायम सिंह और बाकी लोग, वो उनको छोड़ देंगे। सिद्धार्थ नाथ जी एक मिनट। अच्छा सिद्धार्थ नाथ सिंह जी अभी कहा, अगर विनोद जी जो कह रहे हैं कि ये महिला के आरक्षण का जो बिल है या महिला का सशक्तिकरण, ये मुद्दा अगर सचमुच बायपार्टिजन है, ये राजनीति इसमें नहीं आना चाहिए, तो अभी तक सरकार क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? अगर रंजनी जी जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी कुछ कह रहे हैं मगर उनका पार्टी उनका बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब कैसा राजनीतिक दल का नेता है सोनिया जी, अगर उनका बात बाकी उनके पार्टी के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो बहुत तो सचमुच या बहुत ही कमजोर लीडर हो गए। तो अगर ये सारे जो विनोद जी कह रहे हैं बायपार्टिजन इशू, ये जैसे महिला का सशक्तिकरण, असली सवाल ये है कि आप नागरिक समाज आके जब चिल्लाया, फिर आपने उस समय रिएक्ट किया, और अभी भी हमें मालूम नहीं है कि 16 दिसंबर से आज तक राहुल जी इस विषय के ऊपर एक शब्द क्यों नहीं कहा। मेरा दोस्त प्रंजय गो ठाकुर था, शायद पार्लियामेंट की प्रोसीजर को नहीं समझता। अगर बीजेपी कल को इशू बना ले कि हम एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं 33% रिजर्वेशन पे, क्यों नहीं लाया अभी तक वो? ठीक है, लेट हिम आंसर दिस। देखिए, एक तरफ से बस सोचिए, when I say it's a bipartisan issue, every political party has a right to raise this issue. Why has the BJP not adjourned parliament? Why have they not created a logjam in parliament on this issue till now? जी क्षमा चाहूंगा, रंजना जी आप इस बात पे जवाब दीजिए। कांग्रेस का बचाव करना बंद कर दीजिए। देखिए समय देंगे तब ना बोलूंगी। जनाब कांग्रेस का बचाव बंद कर दीजिए। अरे आप छोड़ दीजिए, अब आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। देखिए, you always do this. You tell me, is your party going to take up this issue in the next session of parliament? अरे यार क्या बोलते हो तुम? रावत जी, झूठ मत बोलो। विनोद जी, रावत जी, आज तक कांग्रेस हमसे लोकसभा में बात नहीं कर रही है, सो हमारी अरे आप खड़े होकर बोलिए ना कि आप एडजर्नमेंट कर रहे हैं, तो आप यू वांट दिस बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, रावत जी इसको जवाब देना चाह रहे हैं। विघटन है इस पे यार। विनोद जी, रावत जी का जवाब सुन ले। विनोद जी, रावत जी का जवाब सुन ले। रावत जी बोल चुके हैं मीटिंग के अंदर। रावत जी, जवाब आप इस पे देना चाह रहे हैं? जी हाँ। सिद्धार्थ जी को एक बात याद होगी, जब राज्यसभा में विरोध हुआ और माहौल बहुत खराब हो गया, तो मेंबर्स को जबरदस्ती बाहर करना पड़ा, और भाजपा ने भी बाहर आकर के ये स्टैंड लिया कि ये कदम गलत था। तो क्या लोकसभा में कुछ दूसरे तरीके का वातावरण है? और यदि वातावरण बनाना है, सबको सहमत करवाना है, तो जैसा विनोद जी ने कहा कि बाहर और अंदर बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, रावत जी आपकी बात का सिद्धार्थ नाथ सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। बहुत सिद्धार्थ नाथ सिंह एनडीए सरकार में रही, तो एनडीए क्यों नहीं? रावत जी ठीक है, अब सिद्धार्थ नाथ सिंह के जवाब आप इस पे दे, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे इस मुद्दे से।
कादम्बिनी नहीं, मुझे एक बात कह लेने दीजिए। नहीं रंजना जी, ये डिस्कशन फिर भटक जा रहा है, मेरे पास और भी चीजें हैं इस पे, अभी आपसे और भी चीजें मुझे पूछनी है। सिद्धार्थ सिंह जी, आप जवाब दीजिए। मैं जो कहना चाहती हूँ सोनिया गांधी जी की बात उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे। ये बात हमने सुन ली, आपने एक बहुत बड़ा सवाल है आपने जो उठाया है, क्योंकि बड़ा सवाल उठाया है, उस पे भी वहाँ पर चिंतन हो रहा है, जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि एक बेस पेपर आएगा। सुषमा जी की बात भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। मेरी बात सुनिए सिद्धार्थ सिंह जी, आखिरी कमेंट आपसे आरक्षण हो, लेकिन इनके लोग नहीं सुन रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है, सच्चाई यही है। लोग बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सिद्धार्थ सिंह जी, रंजना जी एक मिनट, रंजना जी एक मिनट, क्या ये रंजना जी एक मिनट, सिद्धार्थ सिंह जी आप इस पर एक आखिरी जवाब दें, इस मुद्दे से आगे हम बढ़ेंगे अगले मुद्दे पर। जी, इस मुद्दे पर आप जवाब देना चाह रहे थे हरीश रावत का, बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप महिला आरक्षण की बात कर रही हैं हाँ, सिद्धार्थ सिंह जी, आप हरीश रावत का आप जवाब देना चाह रहे थे। हम लोग का समर्थन पूरा है, ठीक है, उसके लिए चलिए कोई आपका दिक्कत समर्थन नहीं पूरा है। है। सोनिया गांधी और उन लोग को बोला गया है वो लेकर आए, हमारा समर्थन है। ठीक है, हम संसद में देखेंगे अगर वो नहीं लेके आते, समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट को रोको, उसकी कार्रवाई को रोको और इस बिल को लाओ। विनोद जी, आप लोगों ने और मुद्दों पे ये किया है, अब इस पे भी कीजिए। विनोद जी एक मिनट, परंजोय आपसे जो डीजल और पेट्रोल का बार बार हाइक होता है उसको लेकर भी लोगों में बहुत चिंता है, चाहे ये सरकार के लिए बहुत जरूरी ही हो, लेकिन जो होता है, जो मैसेज जो जाता है वो ये कि सरकार ये कर सकती थी, वो कर सकती थी और हमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये फोर्स किया जा रहा है। देखिए, कोई किसी को कोई फोर्स नहीं किया। आज भी सरकार डीजल का गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी जो चलाते हैं, जो SUVs चलाते हैं, उनके ऊपर कर बढ़ाया नहीं। हाँ, इन लोग को सब्सिडी मिलना चाहिए कि नहीं, कोई नहीं कह रहे। ये जो बड़े बड़े महिंद्रा जी का गाड़ी या टाटा जी का गाड़ी या मारुति का गाड़ी चढ़ते हैं और डीजल यूज करते हैं। हाँ, लेकिन डुअल प्राइसिंग की बात एक मिनट, डुअल प्राइसिंग और फार्मर्स के लिए होनी चाहिए, डुअल प्राइसिंग और कुछ है। हाँ। मेरा कहना यह है कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा गाड़ी के ऊपर कर क्यों नहीं बढ़ा रहा है, एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा रहा है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, देखिए आप कह रहे हैं कि हाँ ये सब्सिडी क्यों हम कम करने चाहते हैं कि हमें वित्तीय घाटा कम करना चाहिए। हाँ ठीक है जी, वित्तीय घाटा आप कम कीजिए, मगर आम आदमी का बजट में, आम गृहिणी का घाटा के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप रिजर्व बैंक के ऊपर नाराज है हमारा वित्त मंत्री कि रिजर्व बैंक ब्याज दर कम क्यों नहीं कर रहे, मगर भारतीय रिजर्व बैंक बार बार कह रहे हैं आप सरकार हैं, आप कुछ कीजिए मुद्रास्फीति के बारे में। आज नहीं, 9 साल से सरकार कुछ नहीं कर पाया मुद्रास्फीति को अंकुश में लाने के लिए। ये सबसे बड़ी कमियां हैं आज सरकार के ऊपर। लोग समझते हैं कि चिदम्बरम यूनियन बजट और वित्तीय घाटा के बारे में सोच रहे हैं। हमारा जो, जैसे हमारा जेब काट रहे हैं, हमारा दिन के दिन हमारा असली जो आय है कम होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी के बारे में वो सोच रहे हैं। दीज आर द बिग इश्यूज। रावत जी, कहीं ना कहीं जो परंजॉय जो बोल रहे हैं उसका सीधा सा ये मतलब है कि हो सकता है सरकार की जरूरत रही होगी, किसी भी सरकार की हो सकती है, बीजेपी अगर सरकार में होती तो हो सकता है कि वो भी वैसा करती। ये हाइपोथेटिकल मैं बोल रही हूँ कि अगर हो सकता है ऐसा करती, जरूरत पड़ने पर हर सरकार वही कदम उठाती है और पॉलिसीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप जनता को कन्विंस नहीं कर पाए और ये चीज जो है आपके अगेंस्ट वर्क करती है। कादम्बिनी जी, इस फैक्टर को क्यों भूल जा रहे हैं कि सरकार ने इस बात को समझा कि लोगों पर बोझ बढ़ा है, इसीलिए कुकिंग गैस सिलेंडर की जो कैपिंग थी 6 से बढ़ा करके 9 कर दी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और डीजल की प्राइस का एक एडजस्टमेंट है। और मैं समझता हूं ड्यूअल प्राइसिंग की बात करना बड़ा सरल है, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म इवॉल्व करना बड़ा कठिन काम है। और यदि हम वो कर पा रहे होते तो निश्चित तौर पर उसको करते। हरीश जी, हम भी इस बात को समझते हैं कि भाई आप मेरा एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, उसके पहले के लिए वो
रावत जी ब्रेक लेना मेरा बहुत जरूरी है। एक सेंटेंस में परंजोय आप अगर बात कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार मैं आऊंगी, वापस आऊंगी रावत जी। हाँ, मेरा कहना यह कि सरकार एक हाथ में कुछ दे रहे हैं रसोई गैस और दूसरे हाथ में और कुछ छीन रहे हैं। और दूसरा बात मेरा यह कि अगर आप ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो डीजल गाड़ी चलाते हैं इनको नहीं लगा रहे हैं। वापस आएंगे, फिलहाल एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। वापस आके आपकी बात पूरी बात हम सुनते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक पर जाने के पहले हमने पूछा था कि आखिर क्यों नहीं सरकार जो है वो कन्विंस कर पाई लोगों को जरूरत होने के बावजूद। हरीश रावत जी इसका आप जवाब दे रहे थे, परंजोय ने जो पूछा था। देखिए, एक फैक्टर जो बहुत बड़ा निर्णय है अपने आप में, 6 से जो छूट वाले सिलेंडर हैं उनकी संख्या को बढ़ा करके 9 करने का, और मीडिया ने उसको जिसको वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक स्मॉल एडजस्टमेंट है डीजल के प्राइस 50 पैसा बढ़ाने को, उसके साथ तुलना करके कह दिया एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ से ले रहे हैं, और इतने बड़े निर्णय को जो है बिल्कुल इग्नोर करके रख दिया। तो ये आपके अपने प्रेजेंटेशन पर है, लेकिन जब मैं एक मध्यम वर्ग और सामान्य मध्यम वर्ग के हिसाब से सोचता हूं तो ये 6 सिलेंडर की सीमा बढ़ा करके 9 करना अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का। ठीक है, और ये फैक्टर को सब समझते हैं कि ड्यूअल प्राइसिंग मैकेनिज्म खड़ा करना बहुत सरल काम नहीं है, मगर जिस तरीके से कंपनियां लगातार घाटा उठा रही हैं, कहीं न कहीं थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसमें एकदम रावत जी देखिए, रावत जी आपसे बना दी जा रही है, रावत जी आपसे एक माजरत चाहता हूं, सामान्य वर्ग के हितों के। रावत जी आप देखिए, हर घर में एक चूल्हा होता है और वो चूल्हा रंजना जी आपके पास भी आ रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, हर घर में एक चूल्हा होता है और वो चूल्हा जलता रहना चाहिए, और ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी सरकार की होती है। आपने 6 या 7 से बढ़ा के 9 कर दिया, आपने बड़ा एहसान किया इस देश के लोगों पे क्या? देखिए, आपकी सरकार पे बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं और बहुत से काम जो आप करते हैं, जो लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों का पेट कट रहा है या लोगों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो वो जो है आपका डिसीजन जो है इट डज नॉट कैरी कन्विक्शन। लोगों को उस पर एतबार नहीं होता है हरीश जी। और चिंतन में जो जयपुर में हो रहा है उस पर आपको सोचना पड़ेगा, और आपके बाद कोई भी सरकार आएगी उसको ये सोचना पड़ेगा। हो सकता है वो भी यही डिसीजन ले। एक सवाल पूछना। हाँ, 1 मिनट पहले रंजना जी अपनी बात कर लें। जी रंजना जी। विनोद जी रावत जी 1 मिनट। रंजना जी रावत जी 1 मिनट। हाँ, उस चूल्हे के बारे में देश की महिला से ज्यादा कोई नहीं जानता है। हाँ, हम इसको कोई बड़ा एहसान के रूप में नहीं रख रहे हैं रावत जी। एक बार हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इसको और बढ़ा सकते। हाँ ठीक है, आपको खुशी होगी लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। रंजना जी की भी बात सुन लीजिए। हाँ रंजना जी। नहीं, मुझे मैं ये कहना चाहती हूँ कादम्बिनी कि उस चूल्हे के बारे में देश की महिला से ज्यादा कोई नहीं जानता। जो इन्होंने चूल्हों की संख्या कम की तो महिलाओं पर हिंसा बढ़ी है, क्योंकि पति घर आकर के लड़ाई करता है कि तुमने इतना सारा इस्तेमाल क्यों किया, खर्चा बढ़ रहा है, तुम चूल्हे को कम से कम इस्तेमाल करो। और जो हिंसा बढ़ रही है उसके बारे में हम फाइनेंस मिनिस्टर से जब मिलना चाहते हैं कि आपने एक हिंसा को रोकने के लिए बिल तो बना दिया, लेकिन जब आपसे हम लोगों ने आग्रह किया कि 11,052 करोड़ रुपए की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाइए, तो देश के वित्त मंत्री को देश की महिलाओं से मिलने की फुर्सत नहीं है। पिछले 2 महीने से तमाम महिला संगठन जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डीजल के लिए भी अब प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं उसको, और जो परंजोय ने कहा कि एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना वाली स्थिति हो गई, 6 से 9 करने वाली, और विनोद जी भी जो कह रहे हैं कि 9 जो है वो काफी नहीं है, बार बार ये बात बताई गई है, किसी भी कैलकुलेशन से काफी नहीं है। किस चीज को आप सही मान रहे हैं? देखिए कादन जी, चिल्लर जेब में डाला और 1 रुपया खींच लिया। इस समय जो कांग्रेस जो कर रही है या जो सरकार कर रही है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। कोई ये फिस्कल डेफिसिट कम नहीं कर पाएंगे, मगर जो इनकी जो नीयत है, ये एक पॉलिसी जो करना चाहती है सरकार और कांग्रेस पार्टी ये करना चाहती है
कि वो 2009 की तरह से एक दफे फिर से कार्ड की हांडी चढ़ाना चाह रही है, जो उन्होंने चढ़ाया था 70,000 करोड़ जो माफ कर दिया था किसानों को, वो एक बोझ बना, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नरेगा लेकर आ, जो अब MNRG कहते हैं, वो नरेगा लेकर आ, उससे उन्होंने एक ढमरू तो पीटा मगर उससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हुआ। वो फिर से वो पैसा इकट्ठा करना चाह रही है आम आदमी की जेब से खींचकर कि वो उस जगह दे दे जहां से कैश देने से उनको वोट मिल जाए। ये पूरी नीयत है, इसके लिए वो काम कर रही है और इसमें इनकी कोई नीयत नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर दिया जाए या डी कंट्रोल जो इन्होंने कह रहे हैं कि हमने डीजल का करा है, तो डी कंट्रोल मैं मानता हूं, हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2002 में किया था, मगर उसमें ध्यान ये देना चाहिए कि जो मुद्रास्फीति होती है वो नीचे थी, वो आपकी 4%, 4.5% थी, महंगाई दर ऊपर नहीं हो रहा था। आज महंगाई दर मारा जा रहा है और उसमें आप आग के अंदर और घी डालने का काम करेंगे तो ये आर्थिक नीति के हिसाब से भी गलत है। सिद्धार्थ जी ठीक कह रहे हैं। हाँ। देखिए बात यह है कि हमारे देश में हमको एग्रीकल्चर रिलीफ, हरीश जी आप भी सुनिए, एग्रीकल्चर को रिलीफ ओरिएंटेड नहीं करना है। हाँ। अगर जब तक आप इस देश में कृषि को रिम्यूनरेटिव नहीं बनाएंगे, उसको एक ऐसा स्वरूप नहीं देंगे कि लोग कृषि में आए और इस होप से आए कि वहाँ पर वो मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ। अभी तक जो पूरा प्रकरण रहा है, और मैं माजरत से चाहता हूँ ये सिद्धार्थ भी सुने कि देखिए कई वर्षों से ऐसा रहा है, कई सरकारें आई कि हम किसान जब बेचारा भूख से मर रहा होता है तो उसके पास जो अनाज उगाता है उसके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं होता है, उसके पास रोटी नहीं होती है। तो जब तक आप इस देश में, अभी हाल ही में मैंने सुना कि मध्य प्रदेश जो है उसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश भी भारत का एक अंग है और पंजाब भी है, लेकिन बाहैसियत पंजाबी एक बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से कि पंजाब का जो किसान था, और ये सब लोग मानेंगे भले ही किसी प्रांत से आते हों, उसका जो रसूख था हल के पीछे वो और प्रांतों से बड़ा था। लेकिन चूंकि हमने कृषि को रिम्यूनरेटिव नहीं बनाया और पंजाब में जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर सस्टेन किया, तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग थी वो गिर गई और उसके चलते लोगों ने यूकलिप्टस ट्री उगाने शुरू कर दिए अपने खेतों पर, जो कि 5 बरस में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, और जब तक वो बड़े होते हैं वो जो जमीन है उसको बंजर कर देते हैं। हमको इस इश्यू पर बड़ा सीरियसली सोचना है और बाय पार्टीशन तरीके से सोचना है, जैसे 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन पे सोचना। ठीक है रावत जी की आप बहुत अहम बात विनोद जी ने कही है, कल आप शायद इसको चिंतन शिविर में भी आप इस बात को उठा सकते हैं। जी मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। देखिए क्यों सरकार ये वित्तीय घाटा कम करने, रावत जी अभी आ रही हूँ आपके पास, अभी एक मिनट दें। हाँ, मैं आज हमारा प्रधानमंत्री, हमारा वित्त मंत्री क्यों इतना चिंतित है कि वित्तीय घाटा बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 194 देश में ज्यादा से ज्यादा देशों में वित्तीय घाटा बढ़ रहे हैं, एक आर्थिक दौर का समय चल रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि अमेरिका का रिपब्लिकन पार्टी वित्तीय घाटा कम करने में लिए इतना चिंतित नहीं है जो हमारा मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी चिंतित है। आम आदमी के लिए वित्तीय घाटा कुछ लेना देना है, कुछ मतलब नहीं है। ये तो एक आर्थिक मुद्दा आप कह सकते हैं, मगर ये सचमुच राजनीतिक मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि अगर वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा कुछ सालों के बाद आपका मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगा, मगर आज आप मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे? यही सवाल बार बार लोग आप ही से पूछ रहे हैं। क्यों आप कह रहे हैं कि आप आम आदमी का सरकार है, मगर आप आम आदमी का जेब काट रहे हैं, आप आम आदमी को रोजगार नहीं दे पा रहे। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो आर्थिक मुद्दा है, अर्थनीति से राजनीति भी मिल जाता है। रावत जी शायद जो सवाल जो परंजॉय कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में निकल कर आ रही है वो यही कि महंगाई इतनी ज्यादा है जिससे लोग परेशान हैं। जब पेट पर लात पड़ती है तो और कुछ नहीं सूझता। उनके सवाल में ही, उनके प्रश्न में और उत्तर में ही ये विरोधाभास छिपा हुआ है। देखिए सारे अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि यदि 5% से ऊपर वित्तीय घाटा जाता है
तो मुद्रास्फीति पर उसका बहुत खराब असर पड़ता है। मुद्रास्फीति नहीं रावत जी, ये नहीं है जी, महंगाई बढ़ेगी और बिल्कुल उसका नहीं है बोझ जी, सामान्य आदमी पर पड़ेगा। विनोद जी ने एक बड़ी माकूल बात कही और मैं उनकी बात से सहमत हूं कि किसान को जब तक हम खेती को लाभकारी नहीं बनाएंगे, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मगर वो एक बात अप्रिशिएट करेंगे कि 2004 में 400 रुपया पर क्विंटल से बढ़ा करके आज 1300-1400 के 1360 तक जो है गेहूं को यूपीए की सरकार लेकर के गई है। और आप धान का और यदि आप दलहन का समर्थन मूल्य आदि देखेंगे, और इसीलिए किसान ने सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए लगातार रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वो हम आगे देखेंगे कि समर्थन कितना होता है। रावत जी, इससे कुछ नहीं होने वाला। विनोद जी, हमारे पास बहुत वक्त कम बचा है। आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगी, इतने दिनों के बाद अब क्या हम माने कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा गैम्बल होंगे और शायद सबसे ज्यादा मुश्किल भरे होंगे? देखिए, चुनाव और लॉटरी हमेशा गैम्बल होते हैं। 3 पत्ती भी गैम्बल होती है। हाँ। लेकिन देखिए, उसका जो निष्कर्ष होता है वो इस बेसिस पे होता है कि कौन अपने पत्ते कैसे खेलता है। और हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत ह्यूजली अनपॉपुलर होती हैं, उसके बावजूद भी अपेक्षा के अनुसार अपेक्षा के विपरीत अच्छा करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस देश में पॉलिटिकल क्लास को अपना क्रेडिबिलिटी बनाने का जरूरत है। दिस इज अक्रॉस द पॉलिटिकल, ये अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का जागरूक होना बहुत अच्छी बात है। वो डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी बनाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी भी होनी पड़ेगी ताकि 2 इलेक्शन के बीच में जनता अपनी आवाज उठा सके और जो भी सरकार हो वो संवेदनशील हो। और मैं ये मानता हूं कि अगली जो भी सरकार हो, वो जो जनता है जब वो मिड इलेक्शन इंटरवीन करती है तो उसके बारे में संवेदनशील हो और अहम मुद्दों पर बायपार्टिसन कंसेंसस हो। मिसाल के तौर पे टू मेक एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव, टू मेक 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। और तीसरा, फॉरेन पॉलिसी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने का इंस्टॉल कैपेसिटी इस पैनल में भी लोगों के पास नहीं है। विनोद जी, अब वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। निवेदन करना चाहता हूं हरीश रावत जी को। आखिरी बात है, नहीं, वक्त अब हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। इसके लिए फिर अगले 1 घंटे हमें चर्चा करना पड़ेगा। रंजना जी, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आई है, रावत जी आपसे भी हम कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज निकल कर आई जो है वो ये कि महंगाई से आम आदमी बहुत परेशान है। और जो बार बार युवा नेताओं की बात होती है, उनको सामने आना होगा, इंटरैक्ट करना होगा, कनेक्ट करना होगा। और संवेदनशीलता जो विनोद जी ने कहा वो बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। वही शायद हमें लगातार पिछले कुछ महीनों में दिखता रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे क्राइम का मुद्दा हो, लगातार दिखता रहा है। तो हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।